नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। कल आपने पढ़ा था कि हमारा जो रिमोट सेंसिंग है उसके बारे में इन डिटेल कि क्या क्या टाइप होते हैं रिमोट सेंसिंग के, क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं, कितने टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं, एक्टिव, पैसिव, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल, इंस्टीट्यूट्स, फादर्स। हर एक चीज आपने डिटेल में समझी। लेकिन अब भी कुछ पोर्शन बच जाता है रिमोट सेंसिंग का जो आप मिस कर सकते हैं। वो है जीआईएस, जीपीएस और ढेर सारे आज तक जितने भी पीवाईक्यूज आ रखे हैं रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। इस पर्टिकुलर क्लास में अपन इस चीज को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आईसीआरपीजी के जितने भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पीवाईक्यूज उठा के इधर डाल दी हैं, उसको भी अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स थे, आई होप कि पहले वाले वीडियो में काफी ज्यादा क्लियर हुए होंगे, और कुछ अगर बच गए ना गाइस, ऐसे हो जाएंगे लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहला जो सिस्टम है अपना वो है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम क्या होता है? अगर आज आपको मैं बोलूं कि भैया आप इस लोकेशन पे चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, तो डेली लाइफ में चाहे आप रैपिडो बुक कर रहे हो, चाहे स्विगी से कुछ मंगवा रहे हो, जोमेटो से कुछ मंगवा रहे हो, कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तो आपके और हमारे में एक चीज कॉमन है, वो है कि हम जीपीएस या कोई पोजिशनिंग सिस्टम जरूर ना यूज करते ही हैं। अब वो कोई और, जिसे आप डायरेक्ट कहीं जा रहे हो तो गूगल मैप्स यूज कर रहे हो, कहीं स्विगी वाला कुछ लोकेशन कर रहा है, तो हर एक चीज में हमें उस जियो कोऑर्डिनेट जो अपनी लोकेशन है उसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जरूरी है। और वो डेली लाइफ में यूज हो रहा है, तो हमें एग्रीकल्चर में भी इस चीज का यूज हो रहा है। तो यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की अपन बात कर लेते हैं कि जीपीएस सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से देशों के पास अपना जीपीएस सिस्टम या ये पोजिशनिंग सिस्टम है, फुल फॉर्म क्या होती है, हर एक चीज से रिलेटेड अपन बात कर लेते हैं। पहली चीज तो बच्चे जो गलती करते हैं वो यही है, जीपीएस की फुल फॉर्म में गलती करते हैं। भाइयों और बहनों, प्लीज प्लीज, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ना कि ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम, ना ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज जीपीएस। बहुत सिंपल लग रहा होगा कि सर दो तीन बार क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बार गलती करते हो आप लोग। अब अपन बात करते हैं कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है उसके बेसिकली तीन सेगमेंट्स होते हैं। तीन सेगमेंट मिला के जीपीएस काम करता है। पहला है स्पेस सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट आपको दिख रहा होगा कि ये हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। इसमें कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, क्या क्या होता है, वो भी अपन बात करेंगे। दूसरा है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल मतलब जहां से सैटेलाइट की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से जा रही है, फिर सैटेलाइट के पास आएगी और फिर हमारे पास आएगी, जो कि है तीसरा यूजर सेगमेंट। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, चार ऑप्शंस होते हैं, चार में से तीन ये दे देंगे, एक और कोई दूसरा ऑप्शन दे देंगे, बताओ कौन सा सेगमेंट नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट है, कौन सा नहीं है। तो तीन सेगमेंट्स होते हैं, स्पेस, आपका कंट्रोल और यूजर सेगमेंट। क्लियर? ओके। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन कि सैटेलाइट सिस्टम, ये जो जीपीएस है, इसकी मैथमेटिकली कैसे काम कैसे कर रहा है। हमने तो डाली लोकेशन कि भैया मुझे करोल बाग लेके जाओ, तो करोल बाग वो कैसे पता करेगा कि ये बंदा ये जहां खड़ा है, ये जिस कोऑर्डिनेट को डाल रहा है, लेट्स से कनॉट पैलेस अपन अगर डाले, तो कनॉट पैलेस कहाँ है, किस रास्ते से जाएगा, कितना ट्रैफिक है, सब कुछ ये काम कैसे करता है। चलो समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या होगा, जो पहली सैटेलाइट है आपकी, जो पहली सैटेलाइट है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, जीपीएस सिस्टम में, जनरली अगर आपको 2D इमेज चाहिए तो तीन सैटेलाइट यूज होती है। अगर आपको 3D इमेज चाहिए, जो अपन जनरली डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो 3D यूज करते हैं, उसमें अपने को चार सैटेलाइट चाहिए। ठीक है? तो अब होगा क्या कि जो पहली सैटेलाइट है वो आपको लोकेट करेगी समवेयर ऑन ए स्फेयर। ये आपकी पहली सैटेलाइट है, आप अर्थ पे हो। इस अर्थ पे ये सैटेलाइट क्या करेगी, ये अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेजेगी और वापस आएगी। ये जो रेडिएशन है वहां से वापस आएगी, तो ये देखेगा कि ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, और इसको इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने में टाइम कितना लगा। ये दोनों चीजें वो सैटेलाइट कैप्चर करता है। डिस्टेंस और टाइम पूछा जा सकता है, क्या कैप्चर करेगा, डिस्टेंस और टाइम। आपको अगर पता चल गया भी ये डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना लगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो अर्थ है उस पे कोई ना इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये बंदा खड़ा है। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड सैटेलाइट होगी आपकी,
वो उस पर्टिकुलर लोकेशन को, जो आपने पहली सैटेलाइट ने ये नैरो डाउन किया था, अब जो दूसरी सैटेलाइट होगी उसको और नैरो डाउन कर देगी और इस पर्टिकुलर जगह पे बोलेगा भैया इन पर्टिकुलर दोनों इस जगह पे कोई ना कोई वो बंदा खड़ा है जो मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन को मांगने को कह रहा है। तो दूसरी सैटेलाइट का काम हो गया। अब जो तीसरी सैटेलाइट है उसको और नैरो कर देगी। थर्ड सैटेलाइट रिड्यूसेस द चॉइस ऑफ टू सुटेबल द चॉइस ऑफ टू पॉसिबल पॉइंट्स। अब ये तीसरी जो सैटेलाइट है वो बोलेगी यहाँ है या यहाँ है। अब सोच रहे होंगे सर ये बार बार इतने क्यों? क्योंकि प्रिसाइजनेस, पहली सैटेलाइट ये एग्जैक्ट पता नहीं कर सकती कि कितना है। अब समझो आप यहाँ खड़े हो, एक सैटेलाइट यहाँ है, एक सैटेलाइट यहाँ है, एक सैटेलाइट यहाँ है, एक सैटेलाइट यहाँ है। अब ये लोकेशन भेजेगी, वापस टाइम और कितनी डिस्टेंस है ये भेजेगी, तो एक आइडिया लगता जाएगा कि हाँ इससे कितनी डिस्टेंस है, इससे कितनी डिस्टेंस है, इससे कितनी डिस्टेंस है, तब जाके वो एक एक्यूरेट दे पाएगा। ठीक है, तो तीसरे जो तीसरी सैटेलाइट है वो बोलेगा यहाँ है या यहाँ है, दो पॉसिबल पॉइंट्स बता देगा। और जो अपनी चौथी सैटेलाइट है जो अपने को 3D इमेज दे रही है वो क्या बोलेगी कि भैया ये जो बंदा है ये तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा है, इस ये जो आपने बोल दिया कि इस पॉइंट पे खड़ा है। The fourth satellite helps calculate the timing and location correction and selects one of the remaining 2 points जो आपकी तीसरे सैटेलाइट ने दिया, उनमें से एक पॉइंट वो सेलेक्ट कर लेगा कि भैया हाँ ये वाला पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये बंदा खड़ा हो सकता है। ठीक है गाइज, तो ये चार सैटेलाइट, इसको अपन बोलते हैं ट्राइएंगुलेशन मेथड। ट्राइएंगुलेशन मेथड याद रखना है, कौन सा मेथड यूज करता है सैटेलाइट? जीपीएस ट्राइएंगुलेशन मेथड। ठीक है, अब अपन समझते हैं इसको कि भैया ये जो सैटेलाइट है, ये मैकेनिज्म जो अपन ने अभी बात करी, वो मैकेनिज्म कैसे काम कर रही है? सैटेलाइट ने ट्रांसमिट की इंफॉर्मेशन, ये सैटेलाइट थी, ये आपकी पोजीशन थी, इसने ये लोकेशन ट्रांसमिट करी। ठीक है, जीपीएस रिसीवर क्या करेगा? इसको रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को और सेव करेगा। जीपीएस रिसीवर इस इंफॉर्मेशन को वापस रिसीव करेगा और सेव कर लेगा। ट्राइंगुलेशन मेथड यूज करेगा और कैलकुलेट करेगा यूजर की इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी बताया, और क्या देखेगा? टाइम और पोजीशन क्या है, टाइम और पोजीशन देखेगा। जीपीएस कंपेयर्स द टाइम ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, कि भैया यहां से लेके मैंने सिग्नल छोड़ा 0.5 सेकंड, 0.05 सेकंड्स पे, मेरे पास वापस सिग्नल आया 0.08 पे, तो कितना टाइम लगा? 0.03 सेकंड्स लगी। तो अब इस पर्टिकुलर आपकी सेकंड से ये निकाल लेगा कि हाँ भैया ड्यूरेशन कितनी है, क्योंकि इसकी स्पीड आपको पता है, रेडिएशन की स्पीड उस पर्टिकुलर जीपीएस की फिक्स होगी, तो वो उससे डिस्टेंस निकाल लेगा और ये जो चार सैटेलाइट को यूज करके एक पॉइंट दे देगा कि भैया यहाँ ये बंदा है। इस तरीके से ये सैटेलाइट सिस्टम काम करता है, इसको अपन बोलते हैं ट्राइएंगुलेशन मेथड। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपके पास अब क्वेश्चन आता है कि भैया आप एक यहाँ से आईसीआर जेआरएफ में क्वेश्चन आया था कि जो जीपीएस सिस्टम है, ये एक्चुअली कहीं नहीं, कोई बुक में नहीं है, और जब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ये जो जीपीएस सिस्टम है ना गाइस, उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग जीपीएस सिस्टम है। हम जो यूज कर रहे हैं वो यूएसए का जीपीएस सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यूरोप का गैलीलियो सिस्टम है, ग्लोनास, और मतलब अलग अलग सिस्टम्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज के हैं, और वो 4-5 कंट्रीज हैं जिनका अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इंडिया का भी कोई अपना अभी तक नहीं है जो सिविलियंस यूज करते हो। तो जो जीपीएस से ही मेनली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है, इंडिया ये यूज करता है। तो इसमें 6 ऑर्बिटल प्लेन्स होते हैं। ऑर्बिटल प्लेन्स मतलब 6 प्लेन्स हैं जहां ये सैटेलाइट्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लास्ट वाली 5, और ये एक मिडल में बच गई, ये 6 ऑर्बिटल प्लेन्स हैं और 24 सैटेलाइट्स हैं इस पर्टिकुलर जीपीएस सिस्टम में। आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी सैटेलाइट्स होती हैं जीपीएस में, तो आप बोलोगे सर 24, लेकिन 4 या 3 डिपेंडिंग अपॉन कहाँ है, कितने टाइम से है, स्पेयर भी होती है, अगर कोई खराब हो जाए जनरली 3 रहती है, तो जनरली 27 सैटेलाइट्स, बट जो यूज में होगी वो 24 होगी। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है 21+3 होती है, तो कंफ्यूज नहीं हो। 24 सैटेलाइट्स अगर आपसे पूछे तो 24 सैटेलाइट्स यूज होती हैं जीपीएस सिस्टम में। और इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है, किस एंगल पे वो स्टेब्लिश्ड है इक्वेटर से, वो है 55 डिग्री। अभी मैं दिखाऊंगा। जो गैलीलियो सिस्टम है उसमें 3 ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, ग्लोनास सिस्टम में 3 ऑर्बिटल प्लेन्स हैं, 3 21+3, इसमें 27+3, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी क्या
रेंज वो चाहते हैं, उसके बेसिस पे वो सैटेलाइट सिस्टम को कितनी सैटेलाइट्स है उसको गवर्न करते हैं। अब ये जो इंक्लिनेशन एंगल है जो मैंने समझाया, देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल प्लेन जीपीएस सिस्टम की है, उसमें 55 डिग्री का इंक्लिनेशन है, और ये इक्वेटर से 55 डिग्री का इंक्लिनेशन पे रहेगा, और ये जीपीएस सिस्टम की खासियत है। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है आईसीआर जेआरएफ 2024 में, तो इस चीज को हल्के में ना लें। और कल जितना भी अपन ने पढ़ा ना गाइस, आप खुद देखोगे जितने भी आईसीआर के क्वेश्चंस हैं, वो सब के सब आप इस पीपीटी से सोल्व कर लोगे। जो मैंने कल आपको पढ़ाई थी उससे सोल्व कर लोगे, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। हमने जो पढ़ा वो काम आएगा ही नहीं आएगा, 100% काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि अब आप देखते होंगे कि आपने स्विगी से ऑर्डर मंगाया, रैपिडो वाले को बुलाया, उबर वाले को बुलाया, या ओला वाले को बुलाया, तो आप क्या करते हैं कि वो लोकेशन थोड़े दूर पे खड़ा होकर कहता है कि भैया मेरी तो लोकेशन खत्म हो गई, या आपकी लोकेशन यहीं दिखा रहा है तो आप नीचे आ जाओ। आप बोलते हो कि यार भैया मैं तो यही हूँ, लेकिन लोकेशन आ क्यों नहीं रही है? तो आप क्या बोलते हो कि भैया मेरी लोकेशन मैंने तो यही डाली थी, अब थोड़ी सी दूर आ गई। तो जैसे कि हम कोई लोकेशन डाल रहे हैं, मैं आपके सामने मधुमास हॉस्टल आईआरआई की लोकेशन डाल रहा हूँ, यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो ये जो लोकेशन है आपकी, बस अब ये लोकेशन जहां जाके एंड होगी, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे छोड़े जहां से मुझे मधुमास हॉस्टल मिल जाए। क्यों? क्योंकि आप जब लोकेशन भेजते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे मैं किसी को लोकेशन भेज रहा हूँ, लेट से मैं रोहिता सर को लोकेशन भेजता हूँ अपनी, दिखा देता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। ये आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा फोकस करो भाई। ये आपके पास अगर फोकस हो रहा है तो देखना, ये मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास लोकेशन आ रही है। अब यहाँ आ रही है सेंड योर करंट लोकेशन, ये आपके पास दिख रही होगी, सेंड योर करंट लोकेशन। ये शायद थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये दिख रहा है, सेंड योर करंट लोकेशन, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें जो छोटी सी जो चीज आपको दिख रही होगी, आप खुद के फोन में भी देख सकते हो, वो है एक्यूरेट टू 18 मीटर्स। अब एक्यूरेट टू 18 मीटर्स क्यों दिखा रहा भैया? वो इसलिए दिखा रहा है कि हम जो सिविलियंस हैं, हम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज नहीं की गई है ये चीज। अगर ज्यादा प्रिसाइज कर दी जाती तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमें एक रेंज तक जीपीएस की एक्सेस मिलती है, लेकिन कल को आप चले जाओ आर्मी में, पाकिस्तान पे बॉम्ब मारना हो, आपके पास आसिम मुनीर हो या कोई ऐसा बंदा हो, अलकायदा का कोई बंदा हो कि भैया उसी पे मेरे को तो रॉकेट छोड़नी है, तो ये क्या एक्यूरेट टू 18 मीटर्स वाला काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वहां तो पिन पॉइंट चाहिए ना, लेस देन 1 मीटर की एक्यूरेसी चाहिए। तो हुआ क्या था, ये जीपीएस सारा सिस्टम है ना, ये सारा सिस्टम दिया गया था यूएस के द्वारा। यूएस क्या कर रहा था? मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा था। मिलिट्री ऑपरेशंस करने के साथ साथ वो उस समय देख रहा था कि हमें मिलिट्री के लिए एक जियो रेफरेंस, या जो अपना लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे कोई वेपन सिस्टम काम करता हो, वैसा कुछ चाहिए। तो वैसा कुछ चाहिए तो उन्होंने बोला जीपीएस काम करेगा, तो उन्होंने जीपीएस बनाया। हमारे लिए नहीं बनाया था, सिविलियंस के लिए नहीं। फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो सिविलियंस के लिए डेली काम आ सकती है। और आज आप सोच सकते हैं जीपीएस के बिना हमारा क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, दुनिया रुक जाएगी एक बार के लिए। इसीलिए कोई भी कंट्री अपना जीपीएस बनाने की कोशिश करती है, जैसे इंडिया कर रही है, नेविक सिस्टम अपना बना रही है, नेशनल नेविगेशन सिस्टम बना रही है। तो वो भी इंडिया की पहल है कि वो बनाना चाहती है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, तो क्या करें फिर? मिलिट्री आपके पास अगर और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो क्या होगा? तो यूज होता है टर्म डिफरेंशियल जीपीएस। जीपीएस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए डिफरेंशियल करेक्शन किया जाता है। तो जैसे हम वहां थे कि भैया जोमेटो वाला नीचे आके बोलता है भैया मैं तो लोकेशन पे हूँ, अब क्या करूं? तो आप बोलते हो यार मेरे को तो नहीं दिख रहा, मैं तो रोड पे खड़ा हूं। तो आप क्या बोलते हो? भैया ये जो सामने वाला मंदिर है ना, या सामने वाला जो एक लैंडमार्क बता देते हो, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाला चीज, या वो वाला चीज, ये वाला पेड़, वो वाला पेड़, या कोई गली है या चौराया है, जो भी आप बताते हो, हाँ या ना? तो वो होता है लैंडमार्क करेक्शन। तो उसी वजह से जीपीएस एक्यूरेसी के लिए डिफरेंशियल करेक्शन क्या करता है कि सैटेलाइट्स यूज हो रही है, 1 2 3 4 सैटेलाइट्स वो यूज हो रही है, लेकिन यहाँ एक ग्राउंड रेफरेंस स्टेशन भी कंसीडर किया जाता है। जिसे आप लैंडमार्क फोन पे बताते हो, सैटेलाइट अपने आप लैंडमार्क ढूंढ के इसको करेक्शन कर देती है, और जो एक्यूरेसी जो 15 मीटर्स की आ रही थी वो लेस देन 1 मीटर हो जाती है। और वो यूज होता है आपकी मिलिट्री पर्पसेस के लिए डिफरेंशियल जीपीएस, जिसमें जो सब मीटर रेंज, सब मीटर मतलब
0.1, 0.2, 0.3 इस मीटर रेंज पे आपकी एक्यूरेसी हो जाती है और वही एक्यूरेट जीपीएस कहलाता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के पास कौन कौन से जीपीएस सिस्टम है। मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ग्लोनास सिस्टम है रशिया का। ग्लोनास मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। मैंने पहले भी बोला था, रशिया इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्रीज इन स्पेस सेगमेंट। यूएसए, रशिया, चाइना और अब इंडिया, ये सारे के सारे स्पेस सेगमेंट्स में बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो रशिया का सिस्टम सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ 1982 में। उससे पहले जीपीएस था। जीपीएस यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे मैंने बोला, 1978 में स्टैब्लिश हुआ। 24 सैटेलाइट की कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन मतलब नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट जो यूज हो रही है और ये फुल्ली ऑपरेशनल है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ग्लोनास सिस्टम में भी 1982 में शुरू हुआ और ये अल्टरनेटिव टू जीपीएस, जहां नॉर्दर्न लेटिट्यूड्स में जहां यूज नहीं होता जीपीएस, वहां ग्लोनास सिस्टम यूज होता है। उसके बाद गैलीलियो। गैलीलियो आपको पता है एक साइंटिस्ट थे, यूरोपियन यूनियन, बेसिकली यूरोप के थे वो। उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी कि जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के मतलब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ना कि सन। पहले ये माना जाता है कि सन, लेकिन लोगों को लगा कि धरती तो हमारी माता है और माता किसी के चक्कर थोड़ी लगाएगी, ये उनकी आइडियोलॉजी थी। तो उन्होंने गैलीलियो साहब को फांसी का फंदा लटका दिया और उनको मार दिया। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम ये पता चला कि गैलीलियो साहब सही कह रहे थे और गैलीलियो सर के नाम पे ही ये 2011 में लॉन्च किया गया यूरोपियन यूनियन का नेविगेशन सिस्टम, और जो सिविल कंट्रोल्ड है। और फिर है बाइड्यू। बाइड्यू चाइना का सिस्टम है, 2000 में हुआ। 2020 में ग्लोबल एक्सेस दिया गया। मोस्ट सैटेलाइट्स इसी में है, 35 सैटेलाइट्स। फिर है नेविक, जो इंडिया का सिस्टम है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसमें इंडिया और सब रेंज पूछी जाती है कितने किलोमीटर तक, 1500 किलोमीटर विद इंडिया के बारे में ये रखा गया है। 2013 में एक्चुअली शुरू हुआ था, बट अभी 2016 में इसका फाइनल लॉन्च हुआ था। 7 सैटेलाइट्स हैं, 1500 किलोमीटर ऑलरेडी हैं, बट अभी ये फंक्शनल नहीं है। 2030 तक इंडिया टारगेट कर रहा है कि हम इसको फुली ऑपरेशनल बना दें। क्यों? अगर समझो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई है अभी, ठीक है, अब हम जो यूज कर रहे हैं वो जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि जो यूएस है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैक कर रहा है, चाइना भी पाकिस्तान को बैक कर रहा है। तो क्या करे उस सिचुएशन में? अगर यूएस चाहे तो कल को जीपीएस सिस्टम हमारी सर्विसेज रोक देगा, फिर क्या करेंगे हम? सब कुछ अटक के रह जाएगा। तो इसीलिए इंडिया ये चाहता है कि अपना इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम हो, जो जिसको अपन बोल रहे हैं इंडियन नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसमें 7 सैटेलाइट्स हैं और नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अभी बढ़ रही हैं। तो फुली फंक्शनल हो सकता है 2030 तक, ये अभी तक उनका टारगेट है। एक है QZSS, क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, जापान का है। 2010 में लॉन्च हुआ था। 4 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं और रीजनल सिस्टम है, फोकस्ड ऑन जापान और एशिया ओशियनिक रीजन, एनहेंसेस जीपीएस एक्यूरेसी। बट जो सबसे मोस्ट वाइडली अगर आपसे पूछा जाए तो जीपीएस, इसी नाम से अपन जानते हैं यार, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बाकी नाम तो अपन जानते भी नहीं, बट आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो गाइज, कहीं पे भी एक साथ ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक साथ मिली है तो इसको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बात करते हैं जीआईएस सिस्टम की। भाइयों, जीपीएस हो गया कवर, जीआईएस सिस्टम क्या होता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ना कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब ये आपकी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, एक बहुत डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज, डाइवर्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन की, जिसमें उसके लैंडस्केप, रेनफॉल डाटा, मेटेरोलॉजिकल डाटा, उसकी सॉइल डाटा, वो सब इस पर्टिकुलर लोकेशन के पास आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दैट इज नोन एज जीआईएस या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। 2023 एसआरबी नेट में आया था, 2021 आईसीआर जेआरएफ में आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत किया ये सोच के कि ये तो आता ही है ज्योग्राफिकल। ये जब माइंडसेट की बात होती है ना, आप जब जाते हो एग्जाम हॉल में, तो ये छोटी मोटी चीजें आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो। तो गाइज, पे अटेंशन टू द स्मॉल थिंग्स, बिकॉज ये कोई गलत नहीं करेगा, अगर आप गलत कर दोगे तो काफी पीछे छूट जाओगे। सो GIS is defined as powerful set of computer based tools for collecting, storing, retrieving at ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेइंग स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा मतलब उस पर्टिकुलर स्पेस की बात कर रहा है, उस पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा है। और याद रखना है, इसमें 2 टाइप ऑफ डाटा होते हैं, स्पेशल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा। क्वेश्चन ये डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आएगी, क्वेश्चन आएगा कि ये जो डाटा है, स्पेशल डाटा मतलब कोई भी स्पेसिफिक ज्योग्राफिक लोकेशन के बारे में
जैसे कि साइज ऑफ बिल्डिंग, उसकी वहां कोई लेक है, माउंटेन है, इन सब के बारे में अगर कोई लोकेशन है, दैट इज नोन एज स्पेशल डाटा, उस स्पेस को बता रहा है। इसमें तीन चीजें होती हैं, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स। दिमाग में कुछ आया? आया एक चीज कि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन कि भैया जो आपके पास स्पेशल डाटा है या जो रास्टर डाटा है, अभी अगर अपन पढ़ेंगे रास्टर और वेक्टर, उसमें आपके पास तीन चीजें थी। वेक्टर डाटा में कंसिडर किया जाता है, वेक्टर डाटा में आपके पास चार ऑप्शन दे दिए गए थे, पॉइंट्स, लाइंस हटा दिया था, पॉलीगन्स रख दिया था, लाइंस की जगह पिक्सल कर दिया था। याद, अगर आपने पीवाईक्यूज पढ़े होंगे तो याद आ गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो शायद आप गलत डायरेक्शन में, आपको पीवाईक्यूज वापस से पढ़ लेने चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वहां से देख लेना। अब पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स, ये तीनों स्पेशल डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दूसरा है एट्रीब्यूट डाटा। एट्रीब्यूट है कि उस पर्टिकुलर स्पेशल डाटा के अंदर में क्या क्या डाटा छुपा हुआ है, जैसे कि इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल डाटा। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस जो बिल्डिंग की बात करी, जो माउंटेन की बात करी, इस पे कितनी रेनफॉल आ रही है, इसके अंदर सोइल का क्या फॉर्मेशन है, सोइल कौन सी है, ये सब क्या है, ये एट्रीब्यूट डाटा है। एट्रीब्यूट डाटा हमेशा टेबल की फॉर्म में होता है। अब दो चीजें होती है मेजरली, जो जीआईएस में जो डाटा है वो दो बेसिक जो मेजर क्लासिफिकेशन है, वो हो गया स्पेशल और एट्रीब्यूट डाटा। अब एक और डाटा आता है, वो है आपका रास्टर या वेक्टर। देखो गाइस, रास्टर डाटा मतलब कोई भी डाटा जो पिक्सेल्स या सेल्स की फॉर्म में, आपने देखा होगा इस पर्टिकुलर फॉर्म में अगर है तो उसको अपन बोलते हैं रास्टर डाटा। और वो कहाँ होता है? सिंपल और इजी एनालिसिस होता है, मोर स्टोरेज चाहिए होता है, फास्टर है। ये गाइस, ये पर्टिकुलर चीज आपको लग रही होगी कि ये बेसिक है या नहीं है, बट गाइस बिलीव मी, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये पर्टिकुलर चीज पता है क्या पूछेगा? पहले तो ये पूछ लेगा कि सेल्स कौन से में होता है, तो आपने बोल दिया भैया ये तो रास्टर में होता है, ठीक है। आपने बोला पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स किस में होता है, ये इस तरीके से होता है, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स आपको पता है कि ये ऐसे 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 ऐसे, तो दिस इज वेक्टर डाटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया, बहुत शाबाश मेरे लड़को। फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें स्पेशल या ये जो एनालिसिस है वो इजियर है, तो आप बोलोगे सर रास्टर डाटा में इजियर है, सुधीर सर ने पढ़ाया था क्लास में, याद आ गया। ये पूछा जाएगा कि ज्यादा स्टोरेज किसमें चाहिए, सर रास्टर डाटा में चाहिए। सर स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो दैट मींस वो वॉल्यूमिनस है डाटा, हाँ बिल्कुल है। एडिटिंग फास्टर किसमें होगी, सर वेक्टर में होगी। और कन्वीनियंट कौन सा है, सर वेक्टर है, क्योंकि लाइंस, पॉलीगन्स और पॉइंट्स हमें बताया जा रहा है। स्पेशल एनालिसिस, सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस फिनोमेना, सुटेबल फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है तो वेक्टर, और अगर कंटिन्यूअस फिनोमेना है तो आपके सेल वाला, मतलब रास्टर वाला। ये रास्टर और वेक्टर समझ लो भाई लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआर के एग्जाम्स में 100% आएगा, और ज्यादा कुछ नहीं, इससे इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा कि किसमें सेल्स और पिक्सल्स की फॉर्म में बता दिया, किसमें पॉइंट, लाइन, पॉलीगन्स की फॉर्म में। याद रखना, पॉइंट, लाइंस और पॉलीगन्स, ना कि पिक्सल्स। पिक्सल नहीं है, यही कंफ्यूज किया था बच्चों को। और सिंपल और इजी एनालिसिस है, मोर स्टोरेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। और पहला क्वेश्चन है आपके पास सिंपल, या आईसीआर पीजी सोइल साइंस 2021 में आया था। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना? द टर्म जीपीएस स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या ये सही है? नहीं सर, हमने तो ये नहीं पढ़ा, अभी आपने पढ़ाया था कि ज्योग्राफिकल नहीं करना है, ग्लोबल प्रोजेक्शन सिस्टम। सर ग्लोबल आ गया, यही कर देता हूं। अरे नहीं, पूरा तो पढ़ो, ग्लोबल प्रोजेक्शन तो नहीं है। ये बहुत सिली मिस्टेक होती है यार। आपने पहले पता है ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम पढ़ा, अरे यहाँ ज्योग्राफिकल गलत है, तो जैसे ही ग्लोबल देखा, अरे सही है। ये नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। ग्लोबल पोजिशनिंग साइंस बहुत कंफ्यूज कर रहा है यार, ये भी नहीं, ग्लोबल पोजिशनिंग ये भी सही आ गया, ये भी सही आ गया, ग्लोबल पोजिशनिंग ये कर देता हूँ, ये भी नहीं। आपके पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये आपके पास चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पता चल गया भैया ये फंसाना कहाँ चाह रहा है। और जब आपको एग्जामिनर की मेंटेलिटी पता चल जाती है ना, आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो, अच्छा कंफ्यूज कर रहा है, रुको बेटा। फिर आप सोचते हो, फिर आप समझते हो, फिर आप आंसर करते हो। एंड दैट इज हाउ टॉपर्स वर्क, टॉपर्स माइंडसेट वर्क्स। तो उसी हिसाब से सोचो, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी का काम शैतान का है, आप लोगों और मेरे जैसे लोगों का नहीं है। आप लोग अच्छे से उस चीज को देखें, फिर समझें, चारों ऑप्शंस को देखें, फिर आप अपने आप से पूछें कि हाँ ये वाला चीज है, तो आपको याद आएगा कि हाँ क्लास में तो यही पढ़ा था, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके पास सेटेलाइट सिस्टम जो है वो कितना है, 24 सेटेलाइट्स हैं जो यूज होती हैं। आपने पढ़ा है कि 24 सेटेलाइट्स, एक सेकेंड गाइस,
और ये अपन ने अभी पढ़ा ही है कि जीपीएस सिस्टम में कितने सैटेलाइट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। 24 सैटेलाइट्स है। स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड स्टेशन, यूजर इक्विपमेंट, तीनों अपन ने अभी जस्ट पढ़ा ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सारे सिस्टम्स की। इसका स्क्रीनशॉट वापस ले सकते हो, अभी मैंने डिटेल में समझाया है तो इसको समझाने की शायद जरूरत नहीं है। ये इसीलिए रखा था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेनेशन है वो आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता पहले ही चल गया है। अब अपन बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआर पीजी सोइल साइंस 2022 में आया था। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, याद करो कल वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या करती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। लुक ओवर ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए सेम लोकल टाइम, लुक ओवर ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए सेम टाइम। आप सोचोगे यार सर आपने तो बोला था ये तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं, और ये तो बात कर रहा है जियो स्टेशनरी की, कि जियो स्टेशनरी होती है ना सैटेलाइट, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे देखती रहती है। लेकिन नहीं, थोड़ा गड़बड़ है। पहले थॉट में आप पढ़ोगे तो यही सोचोगे, लेकिन आप इसको ढंग से देखो। लुक ओवर ए फिक्स्ड पॉइंट एट ए टाइम, एट ए सेम लोकल टाइम बोला है कि एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पॉइंट पे, एक टाइम पे ही देखेगा। ऐसा नहीं कि वो हर समय एक ही पॉइंट पे देख रहा है, वो जियो स्टेशनरी होती है। ये तो सन सिंक्रोनस की बात कर रहा है कि आज अगर 12 बजे 12 पीएम पे सैटेलाइट आईआरआई न्यू दिल्ली पे फोकस कर रही है, तो कल भी वही करेगी, क्योंकि कल भी दोपहर को सन तो एक ही स्पीड में घूम रहा है ना भाई लोग, कल भी तो दोपहर को 12 बजेंगे। तो सेम ये वाला सन सिंक्रोनस को और आईआरएस को रेक्टिव मतलब जस्टिफाई करता है, दैट इज व्हाई ये सन सिंक्रोनस है। जियो स्टेशनरी तब होता जब लुक ओवर ए फिक्स्ड पॉइंट एट एवरी टाइम, तो आप सोचते हाँ ये तो जियो स्टेशनरी है, तो हमारी पहला ऑप्शन सही है। आर एट लो एल्टीट्यूड, कल अपन ने क्लास में पढ़ा था कि जो सन सिंक्रोनस होती है वो 700 से 800 के आसपास होती है, और आपने ये लेस देन 1000 है, तो इट इज ऑल्सो राइट। आर यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होती है क्या? नहीं, ये तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं होती। किसके लिए यूज होती है सर? ये तो यूज होती है हमारे कोई भी मॉनिटरिंग पर्पस या सुपरविजन पर्पस के लिए। हैव लार्ज एग्रीकल्चरल नेचुरल रिसोर्स एप्लीकेशंस, ऑब्वियसली इसीलिए यूज कर रहे हैं। तो ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, सी गलत है। अभी ई बी देख लेते हैं, प्रोवाइड सर्विस टू टेलीकम्युनिकेशंस। सच में याद होगा टेलीकम्युनिकेशंस के लिए तो कौन सा यूज होता है? आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज होते हैं, जो कल अपन ने पढ़ा भी था, शायद आप भूले नहीं होंगे। तो ए बी और डी सही है, आपके पास सी और ई गलत है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी अपन ने अगले पेज में रख रखा है, और वो है ये कि लुक ओवर ए फिक्स पॉइंट ऑफ सेम टाइम, जो आईआरएस है वो स्पेशली देखती है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये भी आपके पास पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको, आईआरआई वाला टेलीग्राम चैनल पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो काफी बच्चों ने पूछा भी था कि सर बाकी पीडीएफ, वो भी उसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सिर्फ सर्च करना है आईआरआई वाला, वहाँ आपको IRI WALA, वहाँ आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो परेशान ना हो जब तक आईआरआई वाला आपके लिए काम कर रहा है। अब कल भी अपन ने ये क्लास में पढ़ा था, तो शायद मैं इसको स्किप कर सकता हूं, क्योंकि डिटेल्ड में मैं ये इसलिए रख रहा हूं यहाँ कि आपको अगर आईआरएस सिस्टम की पता है, तो आईआरएस सिस्टम में जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए। और कल मैंने डिटेल में इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बहुत अच्छे से समझाया है कल वाले लेक्चर्स में, रिमोट सेंसिंग के लेक्चर में, तो आप उसको स्किप ना करें। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले सकते हैं। सेकेंड, उसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन लॉज describes the relationship between peak wavelength and temperature of emitting body। सर कल वाली क्लास में आपने तीन लो पढ़ाए थे, एक तो पढ़ाया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लो, एक पढ़ाया था वियन्स डिस्प्लेसमेंट लो, और एक पढ़ाया था मैक्स प्लांक वाला प्लांक्स लो। तो सर ये किससे, मेरे को तो मैं भूल गया। देखो गाइस, जो आपका वियन्स डिस्प्लेसमेंट लो है वो रेडिएशन और टेम्परेचर दिख रखा होगा, मैक्सिमम रेडिएशन और टेम्परेचर दोनों को रिलेट करता है। और इसको भी, इन तीनों लॉज को मैंने कल डिटेल में समझाया है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट। वापस उस वीडियो में जाएं, तीनों लॉज को वापस समझें। ये ना समझे कि देखो गाइस, कभी कभी क्या सोचते हो यार, हाँ मैंने तो पढ़ लिया, मेरे को याद हो गया कब, बट वो जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको सारी चीजें याद हो। अगर एक बार में सारी चीजें याद हो जाती तो रिविजन किस लिए होते हैं? तो शर्माए नहीं, जाके वापस उस वीडियो को देखें, लोज को स्पेशली देखें, और जो एक बार 2x स्पीड से देख लो, ताकि आप लोगों को एक रिवीजन हो जाए आपका ही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैंने वियन्स डिस्प्लेसमेंट लो यहाँ समझाया था, और ये चारों लॉज के बारे में बात हो रही है कि किरचॉफ्स लॉ एब्जॉर्प्शन और एमिशन को देखता है,
प्लैंक्स लॉ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ इट्स टेम्परेचर, और जो वीएन्स लॉ है वो पीक वेवलेंथ जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इधर उधर शिफ्ट हो रही है, पहले इधर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो उसके रिलेशन में कल मैंने बताया था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो यही इसका आंसर है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब बात कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग टाइप कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग थ्रू क्लाउड्स। कौन सी रिमोट सेंसिंग का टाइप है जो क्लाउड्स के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है? गाइस, क्लाउड्स के थ्रू पेनिट्रेट करना है, थर्मल, थर्मल नहीं करता है, थर्मल टेम्परेचर के लिए यूज होता है गाइस, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी देखता है। ऑप्टिकल डायरेक्ट आपको बिल्कुल नहीं करेगा, ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड ये भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करेगी, वो है माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव सबसे ज्यादा इसीलिए यूज होती है कि माइक्रोवेव देखो पैसिव भी है एक्टिव भी है, दोनों होती है माइक्रोवेव में, लेकिन आपको ये याद रखना है जो आपके पास माइक्रोवेव है इसीलिए यूज हो रही है क्योंकि क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकती है, और पेनिट्रेट करेगी दैट मीन्स जो आपके पास एटमॉस्फेरिक करेक्शंस आ रहे थे, क्योंकि हैवी क्लाउड्स होंगे तो आपको पता है सैटेलाइट तो ऊपर है, तो उस क्लाउड्स के थ्रू ज्यादा कुछ देख नहीं पाएगी नीचे, लेकिन माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इसके थ्रू भी देख लेती है, इसीलिए इसकी एप्लीकेशंस और ज्यादा बढ़ जाती है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की। तो आप इसको छोटे में ना लें, ये चीज कल अपन ने डिटेल में पढ़ी भी थी, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा रेज की है। याद रखना है रश्मिका मंडाना इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, गर्ल की एनर्जी सबसे ज्यादा है, सबसे कम है रश्मिका की, मतलब रेडियो वेव्स की। आपको पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लेमडा, लेमडा क्या है? आपका वेवलेंथ, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये आपको याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, आपको ये चीज ऑब्वियसली पता होगी। और माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग यूज लॉन्ग वेवलेंथ, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है गाइस, ये देखो ये माइक्रोवेव है तो ये देखो वेव लेंथ ज्यादा है, वेव लेंथ इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है। लाइक रेडार, रेडार सिस्टम जो एक्टिव है या पैसिव है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, विच कल क्योंकि मैंने समझाया था, विच कैन पेनिट्रेट थ्रू क्लाउड्स, रेन एंड इवन वेजिटेशन टू सम एक्सटेंट, इवन वेजिटेशन के थ्रू भी ये पेनिट्रेट कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी कम है लेकिन इसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। थर्मल, ऑप्टिकल एंड नियर इंफ्रारेड सेंसिंग ये जो ज्यादातर ये जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की होती है जो ब्लॉक कर दी जाती है, ये शॉर्टर वेवलेंथ है मतलब ये ब्लॉक हो जाएंगी क्लाउड्स वगैरह से, इसलिए पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। क्यों पेनिट्रेट करेगी? क्योंकि ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है। इज इट वेरी क्लियर नाउ? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। लास्ट, लास्ट नहीं है सॉरी, सैटेलाइट टाइप जनरली यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। भाइयों कम्युनिकेशन पर्पस आ गया, अभी भी 2020 का क्वेश्चन ही चल रहा है। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कल अपन ने पढ़ा था कि देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 36,000 कम्युनिकेशन पर्पस, तो सोच लो क्या है ऑप्शन इसका? जियो स्टेशनरी डायरेक्ट। कल वाले नोट से ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हाँ कि ना? कोई भी एक क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जो हमने अभी तक कल वाली पीपीटी में ऐसा इंक्लूड था नहीं और वहां से क्वेश्चन बन गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सारा कुछ कंपाइल करके अपन ने बनाया है। तो नेक्स्ट ये भी एनडीवीआई से रिलेटेड है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे होंगे कल वाला। अब देखो कल ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं अपन कर सकते, लेकिन सोचो कल अगर किसी ने एनडीवीआई ढंग से पढ़ा था हमारे लेक्चर्स में तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बैंड जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्लोरोफिल के वो कौन सा है? तो भैया क्लोरोफिल से याद आया सर ये तो एनडीवीआई यूज कर रहा है, एनडीवीआई की रेंज होती है -1 to +1, ये तो मेरे को याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। इसके अलावा आपने कुछ तो बोला था सर अगर ज्यादा है, अगर हेल्दी वेजिटेशन है, मतलब अगर हेल्दी वेजिटेशन है दैट मीन्स क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है। बिल्कुल सही सर, अभी तक तो सही बोल रहे हो आप, लेकिन मेरे को भी इतना ही समझ में आ रहा है। अब क्लोरोफिल कंटेंट अगर ज्यादा है तो सर आपने बोला था कि जो एनआईआर रिफ्लेक्शन है ना, नियर इंफ्रारेड, वो ज्यादा होती है और जो रेड की रिफ्लेक्टेंस है वो कम होती है। हाँ सर ये तो बोला था, बिल्कुल बोला था। और जब अनहेल्दी वेजिटेशन होगी, और अनहेल्दी वेजिटेशन में भी आपने बोला था सर, कुछ तो बोला था मेरे को याद आ जाए सर, बस याद आ जाए, बस पक्का याद आ जाए बस। अरे क्लोरोफिल कंटेंट अगर अनहेल्दी वेजिटेशन है तो क्लोरोफिल कंटेंट कम है, तो उसमें जो रेड की रिफ्लेक्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी और जो एनआईआर की रिफ्लेक्टेंस है वो कम हो जाएगी। हाँ यही तो बोला था सर। अब इसमें एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है क्या? एनडीवीआई का फॉर्मूला होता है NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड।
हाँ कि ना? तो ये किस पे काम कर रहा है सारा? ये सारा का सारा जो है, ज्यादा सेंसिटिव कौन सा है? ज्यादा सेंसिटिव है अपना रेड बैंड। रेड बैंड क्लोरोफिल से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अब आप कह सकते हो सर एनआईआर बैंड भी सेंसिटिव है। एनआईआर बैंड सेंसिटिव है लेकिन इनडायरेक्टली है, क्योंकि ये नियर इंफ्रा रेड का ही बैंड है। तो मेजर जो बेसिक बैंड्स होते हैं ब्लू रेड ग्रीन, तो इसमें आपका जो है रेड बैंड है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है क्लोरोफिल के, वो है रेड रेड बैंड जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। अगर समझ में आया तो लाइक ठोको जोरदार, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ठोको कि सर वापस समझाओ या क्या है क्या नहीं है। अपना फीडबैक जरूर देके जाए भाई और बहनों। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्टिव सेंसर्स कौन सा है इसमें से। देखो एक्टिव सेंसर अमंग द फॉलोइंग इज, अब याद करो भैया, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, हाइपर स्पेक्ट्रल स्कैनर, थर्मल स्कैनर, लेजर स्कैनर। क्या करूं क्या करूं? ये तो बताया नहीं सर ने। सर ने तो एक्टिव में लिडार सोनार और एक और कुछ तो बताया था, लिडार सोनार और एक तो कुछ और बताया था। और पैसिव में क्या बताया था सर ने? लैंडसेट बताया था। याद क्यों नहीं आ रहा मेरे को? मैं रिवीजन नहीं कर रहा क्या? अच्छा, लैंडसेट तो बताया था। फिर आईआरएस बताया था, हाँ हाँ आईआरएस भी बताया था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बताई थी। फिर सेंटिनल सेंटिनल भी बताया था। फिर लिडार सोनार और एक्टिव में, बट ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं आ रहा। तो सर ने बोला था वो स्पेक्ट्रम के ड्यूरेशन में कि मल्टी स्पेक्ट्रल है और हाइपर स्पेक्ट्रल है। तो एक्टिव मतलब जो ज्यादा काम करता हो तो हाइपर स्पेक्ट्रल होगा, क्योंकि इसमें तो 200 के आसपास हो। गलत सोच रहे हो भाइयों अभी तक। क्या होगा? मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल दोनों पैसिव रिमोट सेंसिंग का ही काम है। बस इसमें क्या है कि जो सेंसर्स हैं वो 2 से 10 हैं और इसमें जो सेंसर्स हैं वो अप टू 200 हैं। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। थर्मल स्कैनर में टेम्परेचर सेंस कर रहा है, इसमें भी कोई एक्टिव की बात नहीं है। लेजर लिडार की सोचो, लिडार जो लेजर है वो काम कर रही है एक्टिव पे। वो लेजर क्या है? सनलाइट क्या लेजर वेवलेंथ, लेजर वाली रेडिएशन छोड़ेगी क्या? लेजर वेवलेंथ कौन छोड़ेगी? लेजर रेडिएशन कौन छोड़ेगी? खुद सेटेलाइट छोड़ेगी। और वो सेटेलाइट क्या करेगी? लेजर वेवलेंथ छोड़ेगी। वापस जो रिफ्लेक्टेंस आया उसके बेसिस पे, वो बैक स्कैटरिंग कोएफिशिएंट के बेसिस पे बता देगा कि हाँ यार ये तो लेजर की बात कर रहा है। तो एक्टिव सेंसर इनमें से कौन सा है? लेजर है। आई होप इट इज क्लियर फॉर नाउ गाइज। बहुत आपके थॉट प्रोसेस से समझाने की कोशिश करिए कि आप क्या सोच सकते हैं एग्जामिनेशन में उस हिसाब से। तो इसमें देखो एक्टिव और पैसिव कल मैंने क्लास में पढ़ाया भी था। एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं। एनर्जी सोर्स जिसमें सनलाइट होती है वो पैसिव है, जिनकी खुद की होती है वो है एक्टिव। इसमें डार्कनेस, ऑब्वियसली अब सन नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी, लेकिन खुद की रेडिएशन है तो डार्कनेस में भी काम करेगी। वेदर डिपेंडेंस, अफेक्टेड बाय क्लाउड्स एंड वेदर, लेस अफेक्टेड बिकॉज उसकी अपनी रेडिएशन से वो कभी भी काम कर सकती है। सेंसर एग्जांपल्स LISS, लीनियर इमेजिंग, सेल्फ स्कैनर, लैंडसेट, सेंटिनल, रेडार, लिडार, सोनार। इमेजर टाइप रिफ्लेक्टेंस बेस्ड, इसमें बैक स्कैटरिंग बेस्ड। एक्टिव में बैक स्कैटरिंग बेस्ड होता है क्योंकि खुद छोड़ेगा, खुद वापस उसमें कितना आया उसके बेसिस पे वो बताता है। कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है क्योंकि इसके पास जो रेडिएशन सोर्स है खुद का नहीं होता, इसमें हायर होती है क्योंकि पावर सोर्स खुद का देना पड़ता है। कॉमन यूज इन एग्रीकल्चर, क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल टाइप के लिए यूज होती है और सॉइल मॉइस्चर और सॉइल रफनेस के लिए एक्टिव यूज होती है, जिसको अपन बोलते हैं सिंथेटिक एपरेचर रेडार। सार, सार इज ए टाइप ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, और सार किस में यूज होता है? सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन में। तो इस चीज को आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सार किसके लिए यूज हो रहा है और आपके पास पैसिव किसके लिए यूज हो रहा है। तो इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए। तो विद दिस आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। गाइस, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था उस स्पेक्ट्रम में आपने देखा, देखो अपन वापस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अपने पास अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये वाला गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। अब आपसे ये पूछा है ये जो यूवी रेज है इसका जो वेवलेंथ है वो कितनी है। वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे पूछा है वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप रिमोट सेंसिंग नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो भी ये बहुत बेसिक है। आपने विजिबल की पढ़ी होगी 400 से 700, आपको यूवी उसके पहले से बताएगी 100 से 400 के आसपास जो आपकी नैनोमीटर की रेंज है, दैट इज वेयर यूवी रेडिएशन इज देयर, यूवी वेवलेंथ इज देयर। तो 100 से 400 इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कल वाले जितने भी अपने नोट्स थे उनमें से सारे क्वेश्चंस अभी तक बन रहे हैं। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। ये आपके पास एक रेफरेंस के लिए दिया गया है 0.8 to 500 अगर यूएम है तो फार इंफ्रारेड टू माइक्रोवेव,
100 to 400 अल्ट्रावायलेट जो अपना क्वेश्चन था, 380 to 750 विजिबल जो आप देखते हैं, विबग्योर जो आपका सिस्टम है, विबग्योर जिसमें रेड सबसे ज्यादा है, वॉयलेट सबसे कम है, इसका आपको पता है। फिर आपके पास है एक्सरेज, ये आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, ठीक है। अब इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो जीआईएस में पूछा गया है। आईसीआर पीजी सोल साइंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव क्या है अपने जीआईएस का। उसमें 4 ऑप्शंस थे और 4 ऑप्शंस में से मल्टीपल ऑप्शन सही है। तो मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली वरना हम जीआईएस यूज करते ही नहीं। तो मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, इट इज समवट ट्रू। प्रोवाइडिंग एफिशिएंट मीन्स फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग, दैट इज आल्सो ट्रू। Eliminations of redundant databases, minimize duplications, इट इज डाउटफुल समवेयर, बट एनटीए ने ये माना है कि हम एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट डाटाबेसेस के लिए जीआईएस को यूज नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन है कैपेसिटी टू इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेस। ऑब्वियसली जीआईएस है, मैंने बोला था कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की आपके पास कितनी डाइवर्स सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें लैंडस्केप, वेदर, सोइल, रेनफॉल, हर एक चीज की अगर इतनी डाइवर्स इंफॉर्मेशन हैं तो वो एक दूसरे से इंटीग्रेट कैसे करता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो एनटीए ने माना था, ए, बी और डी ऑप्शन माना था, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज राइट। उन्होंने बोला एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट डाटाबेसेस की होता क्या है कि कभी कभी हम डाइवर्स डाटाबेसेस को एक साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ डुप्लीकेसीज आती है, उस डुप्लीकेसीज को दूर करना भी जीआईएस का काम है। तो समवेयर इट इज डाउटफुल, क्योंकि ये डिपेंड करता है जो एनालिस्ट है अपना, जो एक्सपर्ट एनालिस्ट है उस पे। तो इट इज नॉट कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू एनटीए और उन्होंने एबीडी ऑप्शन माना था। बाकी आप लोग अपना फीडबैक रख सकते हैं। और जो मैंने अभी क्वेश्चंस की बात करी थी गाइस, रास्टर और वेक्टर डाटा में कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर मैप का, देख लो। अभी ये आपके पास अपन ने क्वेश्चन देख लिया ना, पॉइंट, पिक्सल, पॉलीगन। मैंने समझाया भी था कि पॉइंट होता है, सही बात है, पॉलीगन होता है, सही बात है, पिक्सल नहीं होता है। पिक्सल की जगह क्या होती है, लाइन होती है। पिक्सल का मतलब क्या है गाइस, PIXEL इसकी स्पेलिंग है। PI का मतलब होता है पिक्चर, हाँ कि ना। X का मतलब इनटू और EL का मतलब होता है एलिमेंट। पिक्चर एलिमेंट जो यूज हो रही है दैट इज पिक्सल, बट पिक्सल यूज नहीं होता है वेक्टर मैप में। पॉइंट, लाइंस और पॉलीगन्स यूज होता है फॉर योर इफेक्टिव रिवीजन। आई एम गोइंग बैक टू दैट पर्टिकुलर स्लाइड जहां अपन ने ये चीज समझी थी, और वो है आपका हियर इट इज समवेयर। तो जीआईएस आ गया, जीपीएस, हाँ ये रहा। पॉइंट, लाइंस और पॉलीगन्स, यहाँ पिक्सल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था जो मैं आपको डिटेल में समझाया भी था। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ये क्वेश्चन हो गया अपना 31। ओके गाइस, normalized difference vegetation index to crop monitor health is determined from reflectance of red band, क्या ये सही है? reflectance to ब्लू एंड रेड बैंड, नहीं, ब्लू तो यूज होता ही नहीं है। सिर्फ रेड बैंड यूज नहीं होता है क्योंकि अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है NIR माइनस रेड अपॉन NIR प्लस रेड। तो दैट इज वेयर NIR एंड रेड बैंड इज देयर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ICR JRF 2023 में आया था और यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। NDVI को मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो नो नीड टू एक्सप्लेन इट एनीवेज हियर। अब अपन बात करते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिजायर्ड फीचर्स इन रिमोट सेंसिंग इमेजेस इन। देखो कल मैंने समझाया था कि अगर अपन मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग में, तो हम कुछ डाटा को फीड करते हैं और कुछ डाटा को अपने पास रखते हैं ताकि वो उसके बेसिस पे अपना रिजल्ट दे दें। लेकिन ट्रेनिंग डाटा सेट वो होते हैं जिसमें अपन ने ये फीडबैक दिया है कि 70% सैंपल्स, ये मेरे पास नाइट्रोजन का 200 kg पर हेक्टेयर है, ये मेरी वेवलेंथ आई। अब बताओ कि मेरे पास अगर ये सैंपल है तो कितना वेवलेंथ आएगी, ये सैंपल है। तो उसको अपन बोलते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट, जिसको अपन ने कल समझाया था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज में नाम से समझ में आ रहा है कि वो सुपरविजन कर रहा है, मतलब ट्रेनिंग डाटा सेट्स दे रहा है। तो ट्रेनिंग डाटा सेट किसका एग्जांपल है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन सिस्टम का। कल बहुत ज्यादा डिटेल में इसको एक पूरी टेबुलर फॉर्मेट में अपन ने समझा था। ये वापस टेबल वही है जो मैंने कल समझाई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आप को आप इवेलुएट कर सकते हो कि आपको याद है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इज यूजफुल इन मॉनिटरिंग। देखो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग अपन ने अभी पढ़ा था कि माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग क्लाउड्स को, वेजिटेशन को कुछ हद तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो उस पेनिट्रेशन की वजह से सोइल मॉइस्चर, जैसे अभी मैंने नाम भी यूज लिया था, सिंथेटिक एपरेचर रेडार,
SAR सिस्टम यूज होता है सोइल मॉइस्चर के लिए, कैनोपी स्ट्रक्चर के लिए, स्नो कवर के लिए, मॉइस्चर प्रोफाइलिंग के लिए और ओशन सर्कुलेशन के लिए, सब जगह यूज हो सकता है। इस क्यों? क्योंकि इसकी लॉन्गर वेवलेंथ है, और लॉन्गर वेवलेंथ है दैट मींस वो पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट करेगा तो 6, ये जितने भी 5 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं सब के सब को ये काम कर सकता है। दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 4 ABCDE ऑल आर करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ठीक है। माइक्रो रिमोट सेंसिंग जिसमें रेडिएशन 1 mm टू 1 मीटर की होती है वेवलेंस, इतनी ज्यादा कि वो आप जैसे आप अगर किचन में माइक्रोवेव यूज करते होंगे तो उसमें भी माइक्रोवेव रेडिएशन ही होती है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो 1 mm टू 1 मीटर होती है। दैट इज वाई वो पेनिट्रेट कर जाती है। अगर आपसे कोई पूछे तो घबराना नहीं है। अब अपने पास 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं। देख गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन। द स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। ऑब्वियसली क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से ब्लू स्काई अपने को दिखता है। असर्शन इज राइट। द स्काई रिफ्लेक्ट्स द सी एंड ओशन विच आर ब्लू। रीजन समझते अपन। द स्काई रिफ्लेक्ट्स द सी एंड ओशन, ठीक है, ये बात भी ठीक है, जो कि ब्लू होता है। सी और ओशन ऑब्वियसली वो ब्लू है क्योंकि अपने को दिख रहा है। बट ये क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? स्कैटरिंग की वजह से हो रहा है? नहीं, ये बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये मैंने 2024 जब अपन जेआरएफ पेपर सॉल्व कर 2023 जब फिजिकल साइंस का पेपर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अपन ने डिटेल में समझाया भी था। आई होप वो भी आपने देखा है। नेक्स्ट, raster data is obtained from satellite images, aerial cameras and scanned maps. Georeferencing allows you to view, query और analyze raster data with other geographic data. तो ये भी अपन ने 2023 के टाइम पे ड्यूरेशन में किया था, और इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन ने 2 बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई वुड लाइक टू हियर यू कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपके पास आपको याद है या नहीं है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये रास्टर और वेक्टर दोनों को मैंने समझा रखा है, जो भी पहले अपन थ्योरी पोर्शन में भी समझा था। रास्टर में सेल्स और पिक्सेल्स होती हैं, इसमें कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स होते हैं, और ये सारा कुछ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, अगर आपको इफेक्टिव रिवीजन रखना है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे आईराई वाला टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर जियो रेफरेंसिंग ए मैप इन QGIS। ये मैं मानता हूं कि ये क्वेश्चन जेआरएफ लेवल का नहीं है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है। इवन जब मेरी एमएससी की रिसर्च QGIS पे मैं कर रहा था, तो क्योंकि मैंने किया है तब भी मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था ऑनेस्टली टेलिंग। तो आई डोंट थिंक कि बाकी जो जेआरएफ के बच्चे जिन्होंने अभी तक QGIS और ArcGIS नाम की सॉफ्टवेयर्स को यूज किया ही नहीं है, तो उनको कहाँ से पता होगा। तो जो जियो रेफरेंसिंग में QGIS यूज हो रहा है वो कह रहा है कि उसका स्टेप क्या है, और स्टेप क्या होता है। देखो, QGIS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको मैपिंग के लिए यूज करते हैं अपन एग्रीकल्चर में मेनली, और ArcGIS एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है जिसमें थोड़ी ज्यादा आपके पास फैसिलिटीज मिलती है, ज्यादा टूल्स मिलते हैं, और वो थोड़ा परचेज करना होता है। QGIS ओपन एक्सेस है, अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तब भी डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ArcGIS में ऐसा सिस्टम नहीं है। ArcGIS जो एक वेबसाइट है यूरोप की, वहां से उनको परचेज करना होता है। अराउंड 15 to 20,000 उसके लगते हैं। तो दोनों को मैंने डिटेल में समझा रखा है इधर कि उसमें क्या होगा। सबसे पहले आपको मैप खोलना पड़ेगा जिसको आप जियो रेफरेंस करना चाहते हो, फिर उस इमेज को आपको जियो रेफरेंस करना है, फिर ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स आपको ढूंढने हैं, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन टाइप सेलेक्ट करना है। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है। और ArcGIS और QGIS दोनों टूल्स हैं। ये ओपन एक्सेस है, ये ओपन एक्सेस नहीं है। आपको इसके रिप्रेजेंटेशन से दिख रखा होगा कि ओपन एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटिनल सैटेलाइट is one of the European Space Agency's next generation Earth observation missions. There are 6 Sentinel satellites which provide free data to the user. सही बात है, सेंटिनल जो यूरोपियन यूनियन है उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, और नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स है, और उसमें 6 सेंटिनल डाटा होते हैं। ये भी सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बोथ आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और ये इसका सेंटिनल 6 1 2 3 4 5 6 कोपरनिकस प्रोग्राम था यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसके अंडर में इसको लॉन्च किया गया। और सेंटिनल 1, सेंटिनल 2, सेंटिनल 3 से लेके सेंटिनल 6, इसकी फोटोज भी आपको दिख रही होगी, और ये सारी जो सैटेलाइट्स हैं वो सब इस सेंटिनल प्रोग्राम के अंडर में लॉन्च की गई।
एक आईसीआरपीजी सोल साइंस 2023 में एक और क्वेश्चन था, ऑर्डर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ द डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल। याद करो, मैंने अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, रश्मिका मंडाना इज वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अकॉर्डिंग टू एनर्जी आपको मैंने फ्रॉम गामा रेज, जो गर्ल है जिसका जी है लास्ट में, तो गामा रेज जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, और रेडियो वेव्स मतलब रश्मिका का जो आर है वहां आपके पास सबसे कम एनर्जी है। तो उसी शॉर्ट ट्रिक से सारा का सारा सॉल्व हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा आप लोग कितने लिखते हो इस चीज को, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जो कि मैं आपको नहीं देखने दूंगा। और विद दिस वी कम टू कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, जिसमें अपन ने बहुत सारा कुछ रिमोट सेंसिंग के आज तक जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं आईसीआरपीजी फिजिकल साइंस या आईसीआरपीजी में, वो सब के सब अपन ने डिस्कस किए। आई डोंट थिंक कि कोई भी एक सिंगल स्टोन अनटर्न रहा है इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद। कल अपन ने थ्योरी पढ़ी थी रिमोट सेंसिंग की, आज अपन ने जीआईएस और जीपीएस डिटेल में पढ़ा है और सब कुछ कवर किया है इन वेरी शॉर्ट मैनर। अगर आप आईसीआरपीजी फिजिकल साइंस, आईसीआरपीजी एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ये बैचेस हैं, और आईसीआर एसआरएफ की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसआरपी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वी हैव ऑल दीज बैचेस जो आप एनरोल हो सकते हो, जिसमें ऐसे ही कुछ लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम अभी करवा रहे हैं। और विद दिस अगर आपका कोई कमेंट है, अगर आपका कोई फीडबैक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको ये टोटली वीडियो कैसा लगा, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा तो डू शेयर द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, दैट इज आवर मोटिवेशन। सो विद दिस आई कंक्लूड द लेक्चर। और देखते रहिए एरे वाला। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कितना भी बोलो आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।